to all of you. Thank you for the listening. So if things are fine, we can proceed further. अब लोग काइनेमेटिक्स लर्न कर रहे हो. मैं इसी को आगे बढ़ाता हूँ. Thank you everyone for listening Guru Purnima. Okay, if you have any doubt, so let me ask from you if you have any doubt till now, whatever we have learned in kinematics. Mostly बहुत basic learn किया है, definitions, equations, and उसका vector से relation, integration से relation, differentiation से relation. डाउट इन डीपीपी पे जो रहा होगा उसको हम लोग सैटरडे के लेक्चर्स के दिन उसको कवर कर लेंगे. दैट इज टुमारो. सो लेट इट बी फॉर टुमारो. डीपीपी डाउट्स वी विल टेक टुमारो, सो दैट की प्रोसीड हो जाए थोड़ा सा आगे चलेगा. सो मैं आपको कुछ और आगे बताता हूँ. हम लोग वन डायमेंशनल मोशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसको रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हो, स्ट्रेट लाइन मोशन भी आप बोलते हो. और वन डायमेंशन मोशन के आपको 3 केसेस बताए थे. केस वन में a0 रखा था हम लोगों ने. तो a0 मीन्स वेलोसिटी का कांस्टेंट होना और पोजीशन का ut के बराबर होना. 2 इक्वेशन आया था. फिर केस 2 मैं समराइज कर दे रहा हूँ, जिसपे a को कांस्टेंट ट्रीट किया था और a की डायरेक्शन u की डायरेक्शन में थी वन डायमेंशन में. तो यहाँ से जो इक्वेशंस बन के आ रहा था, दैट वाज v इज इक्वल टू u प्लस at, x is equal to ut plus half at square, and v square is equal to u square plus 2as, that you know already. And the third was nth second का displacement was u plus a by 2, 2n minus 1. And finally we were talking about this third case. ये जो third case है, ये इन सबका जनरल केस है. तो फर्स्ट केस और सेकंड केस उसी के अंदर आ जाते हैं. थर्ड केस में a कुछ भी हो सकता है. दैट मीन्स a इज नॉट कांस्टेंट. a कैन बी एनीथिंग. सो एनीथिंग को हम लोग यहाँ पे वेरिएबल नाम से जान लेते हैं. उस समय क्या क्या इक्वेशंस रहते हैं? एट दैट टाइम इक्वेशंस रहते हैं v इज इक्वल टू u प्लस इंटीग्रेशन a dt. x की वैल्यू क्या रहती है? x की वैल्यू आप लिखेंगे, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू x नॉट द इनिशियल पोजीशन प्लस इंटीग्रेशन v dt. इसको 0 से t तक इंटीग्रेट करा दीजिए, इसको भी 0 से t तक इंटीग्रेट करा दीजिए. So these are the 2 equations that we use in case of variable acceleration. In fact, और भी हम लोग बेसिक इक्वेशन से बना लेते हैं, जैसे कि a की डेफिनेशन हम लोग dv by dt यूज कर सकते हैं, या फिर a की वैल्यू हम d2 स्क्वायर x by dt2 भी लिख सकते हैं और d2x upon dt2 लिख सकते हैं. This can also be written as v dv by dx. So ये सारी डेफिनेशन ऑफ x की है, a की है. So a को आप v और t के टर्म में, x एंड t के टर्म में, v और x के टर्म में लिख सकते हो. So this is also an equation, just like जैसे ये इक्वेशन होता है ना आपका, वैसा ये भी एक इक्वेशन है. बट डिफरेंस क्या है? ये आपका सिंप्लीफाइड इक्वेशन है और ये भी सिंप्लीफाई करना बाकी है. सो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके अपना आंसर बता देते हैं. तो एक तो ये यूज करते हैं और साथ ही साथ क्या यूज करते हैं? v की वैल्यू dx अपॉन dt. तो जब कभी a वेरिएबल आपको दिया जाएगा या कोई भी वेरिएबल पैरामीटर होगा, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इन डेफिनेशन से. और t का फंक्शन होगा तो फिर हम इसको भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दिस फर्स्ट वाला यहाँ से सिंप्लीफाई कर लिया गया और सेकंड वाला यहाँ से सिंप्लीफाई कर लिया गया. ये पूरा स्टोरी है 1D का. और मल्टी डायमेंशनल में भी रहता है, तो इन्हीं को यूज करेंगे बार बार. सो फर्स्ट को अपने को समझना जरूरी है. Why we understood this first 2 cases? अगर ये जनरल केस है, सभी को कंसिडर करता है, तो फर्स्ट और सेकंड केस क्यों समझा गया?
उसके पीछे वजह ये है, कई बार ऐसा बोलता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये जो मोशन है इसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं। कई बार वो ऐसा वर्ड यूज करेगा कि यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग होता है कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन 0 रहता है, और इसको बोलेंगे दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला मोशन होगा तो ये लगाएंगे, केवल यूनिफॉर्म मोशन होगा तो इसको लगाएंगे, और कोई भी होगा तो ये लगा सकते हैं। ये आपकी पूरी स्टोरी है, और ये पूरा काइनेमेटिक्स है बेसिकली। अब इसी में कुछ नोन होता है, कुछ अननोन होता है, कुछ लैंग्वेज होती है, उसको अपने डिकोड करके सॉल्व करना होता है। बेस्ड ऑन दिस केस 3 एक दो एग्जांपल करते हैं, फिर इसके बाद में 1D मोशन का एक जो स्पेशल केस है, मोशन अंडर ग्रेविटी, वर्टिकल मोशन, उसको स्टडी करेंगे। यहाँ तो कोई कंसर्न किसी को किसी इक्वेशन को लेकर के या फिर किसी डेफिनेशन को लेकर के, साथ ही साथ हम लोगों ने रिटार्डेशन के बारे में भी पढ़ लिया है। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ए और डायरेक्शन ऑफ वी अगर अपोजिट होते हैं, देन वी कॉल इट एज अ रिटार्डेशन। ओके, seems easier. लेट्स से अगर आपको ऐसा बोलता है कि इफ a particle moves let me complete this question first. If a particle moves such that its velocity depends upon position as v square is equal to, let's say 9 minus x square. सो एक पार्टिकल इस तरह से चलता है जिसकी वेलोसिटी इस तरह से डिपेंड करती है, v square is equal to 9 minus x square. So it says find its acceleration. तो अपने को इसका एक्सेलरेशन बताना है। सो इसको ट्राई कीजिए। आपने लिखा है कैन वी से दैट केस 3 इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यस वी कैन से सो कि केस 3 जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। और प्रदीप आपने पूछा था कि व्हाट इज u प्लस ए टी स्क्वायर। u प्लस ए टी स्क्वायर इज नथिंग लाइक u प्लस ए टी स्क्वायर का कोई यहाँ पर एक्सप्रेशन है, स्टैंडर्ड नहीं है। u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है और u प्लस ए टी है, और इधर ये इक्वेशंस हैं। These equations are valid in case of uniform acceleration, and all these equations can be derived from this third case. Let's come back to this. आपको velocity दिया गया, acceleration पूछा गया, तो आप सॉल्व कर सकते हो, और मोशन को विजुलाइज कर सकते हो। मोशन को अगर विजुलाइज करेंगे तो क्या होगा, एक ऐसा लाइन बना सकते हैं पोजीशन का, या एक्स कोऑर्डिनेट है, लेट्स से इधर एक्स एक्सिस जा रहा है। वी कैन थिंक ऑफ कि यहाँ पर ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब हुआ एक्स इक्वल टू 0। जब एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो इस पे हम लोग x को 0 करेंगे तो ये बन जाएगा वेलोसिटी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज 3। इसका मतलब यहाँ पर ये 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अब ये किधर जा रहा होगा, ये इधर भी जा सकता है पार्टिकल,
प्लस डायरेक्शन में और माइनस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि v की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो कोई भी एक केस कंसीडर कर सकते हैं। फिर आप देखोगे कि अगर x की वैल्यू हम 3 प्लेस करते हैं, x की वैल्यू 3, सो जैसे अपने x की वैल्यू 3 रखा तो वेलोसिटी 0 आ जाएगा, इसका मतलब पार्टिकल रेस्ट पर आ जाएगा। x की वैल्यू हम 3 के बियॉन्ड नहीं रख सकते हैं, वाई? अगर हमने x की वैल्यू 3 से ज्यादा रखा तो ये 9 माइनस मोर देन 9 का 9 वैल्यू आ जाएगा, तो v स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और आप जानते हो v स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पार्टिकल x इक्वल टू 3 के आगे नहीं जाता है। पार्टिकल ओरिजिन से चलता है, ओरिजिन से चल करके यहाँ तक आएगा और स्टॉप हो जाएगा, फिर हो सकता है कि वापस जाए या जो भी करे, बट x इक्वल टू 3 को क्रॉस करके नहीं जाएगा। सिमिलरली नेगेटिव साइड में अगर आप वर्क करोगे तो x इक्वल टू -3 को क्रॉस नहीं कर सकता है। इसका मतलब एक बात तो गारंटी से ही बोला जा सकता है कि ये जो पार्टिकल है, अगर ये मोशन करेगा तो x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 3 के बीच में करेगा। ये एक जनरल इंटरप्रिटेशन हम लोग कर सकते हैं, जनरल इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। अगर आपसे पूछता है किसी एक लोकेशन पर इसकी वेलोसिटी बताइए, तो उस लोकेशन की वैल्यू यहाँ पे रख करके वेलोसिटी बताएंगे। जैसे हमने 3 और -3 रख करके इसको 0 पकड़ा और x को 0 रख करके कुछ वैल्यू निकाली। x को 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, और 1 और 2 के बीच में कोई नंबर रख सकते हो अप टू 3। बट इसने क्वेश्चन जो पूछा है वो एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन के बारे में पूछा है। अब आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा, हम एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, क्या करना चाहिए? तो फिर आपको एक ख्याल आएगा। क्या ख्याल आएगा? आपको एक्सेलरेशन पता करना है, ठीक है? हाउ यू थिंक, आपको एक्सेलरेशन पता करना है। आपको क्या गिवन है? आपको वेलोसिटी गिवन है। किसके टर्म में गिवन है? एक्स के टर्म में गिवन है। तो ये पैरामीटर्स आपको यूज हो रहे हैं। अब आपको एक्सेलरेशन की वो डेफिनेशन यूज करनी है जिसमें v और x आ रहा हो। आप अगर बैक साइड जाओगे तो आपको पता चलेगा एक्सेलरेशन की एक डेफिनेशन होती है v dv by dx, तो हम लोग इसको यूज करना चाहेंगे। इससे हमारा क्वेश्चन जल्दी आ जाएगा। आप इसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें अननेसेसरीली टी आएगा, और टी की अपनों को जरूरत नहीं है। इनको हम लिख कर कैसा बोलेंगे कि सेंस हम लोग ये जानते हैं कि ए की जो वैल्यू होती है वो v dv अपॉन dx होती है, ठीक है? अच्छा, अब हमारे पास गिवन क्या है? हमको गिवन है v स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो हम बोलेंगे इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड। जब आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहोगे तो ये बनेगा d अपॉन डी एक्स ऑफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ 9 एक्स स्क्वायर और 9 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, कोई भी पैरामीटर का डिफरेंशिएशन कैसे चलता है वो आप जानते हो। तो पहले उसको पावर वाला फंक्शन लगाएंगे तो 2v बनेगा, और फिर dv अपॉन dx कर देंगे। इस साइड आएंगे, ये 0 बनेगा, और इधर आएगा -2x। नाउ फ्रॉम हेयर यू विल फाइंड कि अपने को 2 से 2 कैंसिल हो गया, v dv by dx पता चल गया। v dv by dx की वैल्यू कितनी आ जा रही है? -x आ जा रही है। जो v dv by dx है उसकी वैल्यू अपने को पता चल गया, दैट इज -x। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या था? एक्सेलरेशन तो v dv by dx होता है। इसका मतलब दिस नंबर इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। a की जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू -x। ये आपका आंसर बन जाएगा। आप बोलोगे एक्सेलरेशन जो है वो -x के बराबर आ रहा है। इसका मतलब है लोकेशन के हिसाब से उसका एक्सेलरेशन चल रहा है। जैसे कि अगर आप x इक्वल टू 0 पर देखोगे तो x इक्वल टू 0 पर उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन अगर x इक्वल टू 3 की बात करोगे तो x इक्वल टू 3 पर इसकी वैल्यू -3 हो जाएगी। इसका मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा इधर, और कितना होगा? a की वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगी। डायरेक्शन नेगेटिव इसलिए माइनस। अगर x को -3 रखेंगे तो ये पॉजिटिव का 3 हो जाएगा, तो इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, और कितना होगा? a की वैल्यू 3 हो जाएगी। दैट मीन्स इसका एक्सेलरेशन कुछ ऐसे वैरी कर रहा है कि यहाँ पे 0 रहता है और बढ़ते बढ़ते 3 जाता है, इधर 0 रहता है, बढ़ते बढ़ते 3 जाता है। डायरेक्शन जैसा दिखाया गया वैसा लगता है। सो इन केस यू आंसर लाइक दिस, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें एक ऑप्शन -x होगा, उसको आपको मार्क करना था। कुछ लोगों ने -x निकाला है, दैट्स गुड। कॉपी कर लीजिए इन केस अगर आप नहीं सॉल्व कर पाए, और समझ लीजिए कोई स्टेप बताना हो तो मैं री एक्सप्लेन कर सकता हूँ।
तो फिगर, इसको एक्सप्रेशन को देख करके हम फिगर से इंटरप्रेट करते हैं विजुलाइज करने के लिए, फिर अप्रोप्रिएट फॉर्मूला यूज करते हैं और आंसर की तरफ जाते हैं। सर वो 2v dv by dx वाली स्टेप बताइए। 2v dv by dx। देखो क्या होता है कि अगर हमको v स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है तो v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v आता है, isn't it? तो हमको v स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना था तो ये कितना हो जाएगा 2v। लेकिन जो हमने v को जो डिफरेंशिएट करना था वो x के रिस्पेक्ट में करना था और ये v बचेगा, तो फिर हम dv अपॉन dx लगाएंगे। ये चेन रूल का पार्ट है। ये कहाँ से आ रहा है? चेन रूल में हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी को डिफरेंशिएट करना होता है, यहाँ पे दूसरा पैरामीटर होता है, तो लास्ट में हम उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप इसको v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर अपना ऐसा नहीं होता। आप दूसरा काम ये भी कर सकते हो, अगर इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो विदाउट एनी रिस्पेक्ट, तो ये बनेगा 2v dv इज इक्वल टू 0 माइनस 2x dx। कुछ लोग इस तरह से करना पसंद करते हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हो। इसको भी डिफरेंशिएट करो, इसको भी डिफरेंशिएट करो। अब यहाँ से देखो नेक्स्ट लाइन में आपको वही आंसर मिल जाएगा। dx को इधर लेके और 2 कैंसिल कर दो तो v dv अपॉन dx एक तरफ हो गया और ये माइनस एक्स के इक्विवेलेंट हो गया। और अगर आप इस डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो पहले v स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, फिर बाद में dv बाई dx से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया? यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करते तो हम किसका करते हैं? dx अपॉन dx का करते। क्यों? क्योंकि हम x का डिफरेंशिएट कर रहे थे x के रिस्पेक्ट में, तो ये dx अपॉन dx 1 होता है, इसलिए उसको दिखाते नहीं है और यहाँ पर अपीयर करते हैं। I didn't get about डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? देखो क्या होगा, आपको पहले एक्सप्रेशन पता होता है, फिर वहां से डायरेक्शन पता चलता है। जैसे कि अगर हम एक ही यहाँ पर आप ऐसे देखो, अगर हम इफ x को यूज करते हैं कितना -3, इस वाली पार्ट की बात करते हैं, देन a कितना आ जाएगा? a की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ -3, दैट मीन्स 3। What does that means? इसका मतलब है whenever you are at x equal to -3, whenever you are at or particle is at x equal to -3, that means at this location, then a must be equal to 3. A must be equal to 3. That means a must be pointing towards positive x direction because it's a positive. So it must be pointing towards positive x direction. And how much magnitude it should carry? It should carry 3 as a magnitude. So its magnitude is 3 and it is pointing towards positive x direction. Similarly, फिर आप बोलोगे कि अगर x की वैल्यू हम 3 लेते हैं तो a कितना आता है? a comes out to be -3. इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं? When the particle is at x equal to 3, that means at this location, how much acceleration is? a is equal to 3 because acceleration के magnitudes को हम लोग तो 3 बोलेंगे, लेकिन किस डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन में। सो a का डायरेक्शन होना चाहिए -x में, इसलिए इधर डायरेक्शन बता दिया, और मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 3। तो ये जो पिक्चर में हम लोग ड्रॉ कर रहे होते हैं उसमें मैग्नीट्यूड को पॉजिटिव लिख रहे होते हैं और डायरेक्शन अपना साइन बता रहा होता है, लेकिन जब आप लिख करके बताते हो तो आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताने होते हैं। ये जो लास्ट में है इसका इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि 3 मैग्नीट्यूड -x डायरेक्शन, सो 3 मैग्नीट्यूड -x डायरेक्शन। सिमिलरली आप 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 में ना तो कोई डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड 0 रहता है, इसलिए उसको बोलने की जरूरत नहीं है, तो आप उसको 0 बोल दोगे। ओके फिर आपने लिखा कैन वी राइट v is equal to √9 minus x square and then differentiate? Yes, you can do so. इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, v is equal to √9 minus x square। एक्चुअली अपने को लिखना चाहिए +9 माइनस x स्क्वायर, सो दैट कि ये प्लस डायरेक्शन के बारे में भी बात करें, माइनस डायरेक्शन के बारे में भी बात करें, दोनों डायरेक्शन के बारे में बात करें। आप बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो। इसके बाद आप फिर से अब डिफरेंशिएट कर सकते हो डायरेक्टली, तो ये dv बाई dx आ जाएगा, और dv बाई dx के बाद में सिंप्लीफाई करोगे तो यही नंबर वापस आ जाएगा। या यू कैन डू सो, इट वर्क्स। आपने लिखा हाउ वी नो दैट दिस पार्टिकल इज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। हाँ, दैट्स गुड पॉइंट। सो वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये जो v है और केवल x कोऑर्डिनेट से है,
वेलोसिटी जो है केवल एक्स कोऑर्डिनेट पे दिखाया गया है, तो इसका मतलब एक ही कोऑर्डिनेट यूज किया है। अगर एक्स के साथ हम वाई भी यूज करते हैं, जेड भी यूज करते हैं, तो इसका मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में भी चल रहा है, वाई डायरेक्शन में भी चल रहा है। इसका मतलब एक से ज्यादा डायरेक्शन में चल रहा है। दैट मीन्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब एक डायरेक्शन होता है। तो जनरली वो क्वेश्चन बोल देगा और हमको उसके एक्सप्रेशन से भी पता चल जाएगा कि वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। सो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन, इसमें जो एक्सेलरेशन आया वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो आप देखोगे ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है। एक्स एक डिस्प्लेसमेंट या टू बी प्रिसाइज एक्स एक पोजीशन है। दैट मींस एक्स इज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स इज इंडिकेटिंग एज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। हालांकि यहाँ पे मैंने लिख भी दिया था, वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन पोजीशन। Position means its location. Location means its coordinate. And the coordinate is x. और अगर आपको उस तरह से समझना है तो अगर ये पार्टिकल लेट से कि इधर भी जाता है, लेट से इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, और केवल इसी डायरेक्शन में चलता है, तो हम इसको भी x मान सकते हैं। तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल चल रहा होगा उसको हम x डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हैं वन डायमेंशन केस के लिए। अगर मल्टी डायमेंशंस होंगे तो फिर अपने को x के साथ साथ y भी बनाना पड़ेगा। तो फिर हमको कोऑर्डिनेट्स आई कैप जे कैप पे देने पड़ेंगे, या फिर वेक्टर आई कैप जे कैप पे देना पड़ेगा, या दोनों कोऑर्डिनेट्स देने पड़ेंगे। तो अभी हम लोग वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं। एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन मेंशन करेगा कि एक डायरेक्शन में चलता है, और कई बार अगर वो नहीं भी मेंशन करता है, तुमको यहाँ से समझ जाना है एक पैरामीटर है तो उस पैरामीटर के हिसाब से वो चल रहा है। आप ऐसे भी याद रखो कि जब हम लोग एक्स यूज करेंगे तो इसका मतलब वन डायमेंशन की बात हो रही होगी, और अगर मल्टी डायमेंशन की बात हो रही होगी तो एक्स की प्लेस पे आर यूज करना स्टार्ट करते हैं जनरली। सो क्योंकि आर जो होता है वो एक्स वाई जेड तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो ये जो मोशन था, क्या ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है? नो, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन है। चलेगा। सो दैट इज योर वेरिएबल केस। इसमें बहुत सारे केस बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे केसेस बनाए जा सकते हैं। उन केसेस को आप एज पर नीड्स उनको यूज करोगे और इंटीग्रेट करोगे। 1D मोशन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एक बेस्ट एग्जांपल है, पॉपुलर एग्जांपल आपने 9th में भी पढ़ा होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी। सो उस मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग देखते हैं कि एक्सेलरेशन ग्रेविटी का क्या होता है और किस तरह से इक्वेशंस बनती हैं और किस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। सो वी कैन पुट अ हेडिंग एज मोशन अंडर ग्रेविटी। हम 1D वाला केस देख रहे हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी 2D वाला केस भी होता है, प्रोजेक्टाइल वाला, उसको भी हम लोग देखेंगे बाद में। सो मोशन अंडर ग्रेविटी 1D केस, वन डायमेंशनल केस। अब इसको कुछ ऐसा बोला जाएगा कि लेट्स से कि आप ग्राउंड पर हैं, आप प्ले ग्राउंड पर हैं बेसिकली, और आपके पास एक बॉल है। आप उस बॉल को थ्रो कर देते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में किसी इनिशियल वेलोसिटी यू से। आप जानते हो कि अगर आपने ऐसा किया तो ये जो पार्टिकल है या बॉल है वो इस तरह से ऊपर जाएगा वर्टिकली। आप क्या ये हमेशा के लिए ऊपर चला जाएगा? आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये हमेशा के लिए ऊपर नहीं जाएगा, ये रिटर्न होकर के वापस आएगा। क्यों रिटर्न करके वापस आएगा? तो जब ये सर्च करोगे देन यू विल रियलाइज कि इस पर एक कंटिन्यूअसली रिटार्ड एक एक्सेलरेशन लगता है जो कि नीचे की तरफ लगता है जी, जो कि मास की वजह से आता है, अर्थ के ग्रेविटी की वजह से आता है। सो ये जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है उसको हम जी से डिनोट करते हैं, एंड इट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड्स। इट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड्स। दैट मीन्स इसका डायरेक्शन कांस्टेंट होता है, डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करता ये अर्थ के सरफेस पे जब तक हम लोग रहते हैं, एंड मोर ओवर इसका वैल्यू भी कांस्टेंट रहता है। तो अगर हम इसके एक्सेलरेशन के बारे में बात करें पार्टिकल के मोशन में, तो जब कभी हम देखेंगे बॉल को इस तरह से थ्रो करेंगे तो ये अपसाइड जाएगा,
और हमेशा ऊपर नहीं जाएगा, कुछ स्टेज के बाद ये वापस लौट करके उसी पाथ पर आएगा। तो इसका अगर पाथ आप वॉच करोगे तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, तो ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन करता है। सो यहाँ पे मैं कुछ लैंग्वेज लिख देता हूँ। इफ अ पार्टिकल is projected vertically up with initial velocity u, then it moves on a straight line। तो एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। जब कभी स्ट्रेट लाइन होता है तो उसको वन डायमेंशनल मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन के नाम से जानते हैं। और ये केवल स्ट्रेट लाइन में एक डायरेक्शन में नहीं चलता है, आगे जाकर के वेलोसिटी अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलता है और रिटर्न बैक होता है। इट कम्स बैक to the same point due to constant acceleration due to gravity। तो कुछ लैंग्वेज मैंने लिख दी सो दैट कि आपके पास रहे और आप इसको करेक्ट करने में आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। तो यहाँ से अपने को कुछ पॉइंट एक्सट्रैक्ट करने को मिल रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस हो गया। अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस हो गया, इसका मतलब ये केस 2 के अंडर आएगा। और जब कभी केस 2 के अंडर आएंगे हम लोग, तो ये सारी इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर हमको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जैसे सिंबल नहीं यूज करने की जरूरत है, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन में केस 2 में हमारे पास इक्वेशंस 4 इक्वेशंस अवेलेबल हैं। इन 4 इक्वेशंस को हम यूज करेंगे। नाउ अगर अपने को सॉल्विंग करना हो तो अपने पास किस तरह से प्रोसीड करने का वे होगा। तो आप टाइम को एलोकेट करोगे। अब ऐसा बोलोगे ये t इक्वल टू 0 पर आपने इसको थ्रो किया था, तो यहाँ से टाइम आपका स्टार्ट करेगा। कोई ऑब्जर्वर जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ये जो पार्टिकल है ये इनिशियल वेलोसिटी u से ऊपर जाएगा, जहां तक जाएगा फिर उसके बाद ये टर्न करेगा, उसी पाथ पर आएगा, सेम पाथ पर। मैं उसको साइड से दिखाता। आपने ये पढ़ रखा है कि जब ये टर्न करके वापस आता है कोई पार्टिकल, देन यू नो कि उसको टर्न करने के टाइम पे वेलोसिटी को 0 करना पड़ता है। तो मैं 2 पाथ्स दिखा रहा हूँ, दे विल बी ओवरलैपिंग, एक के ऊपर दूसरा होगा। जस्ट टू शो देम मैं उसको अलग अलग दिखा रहा हूँ। So इसका मतलब ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, somebody asks what is the velocity at this topmost point, so can we find the velocity at this topmost point? Because we know at topmost point it is changing its direction, and whenever the particle changes its direction it comes momentarily at rest। yes, so आपको याद रखना है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर जहां पर ये डायरेक्शन अपना बदलेगा, पहले ऊपर जा रहा था फिर नीचे आने को लगा, सो वहां पर वो रेस्ट पर आया होगा। तो एक इंफॉर्मेशन आपके साथ हमेशा रहने वाली है, यू आपको दिया जाएगा। अच्छा, अपने पास u हो गया और v टॉप पॉइंट का 0 हो गया। किसी t टाइम पर कहां पर होगा, तो किसी t टाइम पर या तो ऊपर जा रहा होगा या तो नीचे आ रहा होगा। यही 2 ऑप्शन है उसके पास। तो अपने को कोऑर्डिनेट सिस्टम डिसाइड करना पड़ेगा। सो ये एक ही डायरेक्शन का मोशन है, तो y डायरेक्शन को जनरली हम लोग अपवर्ड y को पॉजिटिव लेते हैं। तो ये जो डायरेक्शन है इसको हम प्लस y बोलते हैं, और इसी नोटेशन को हम लोग फॉलो करेंगे। तो हम लोग ऐसा एज्यूम करेंगे ये हमारा ओरिजिन है, दैट मीन्स ये y इक्वल टू 0 था और y हमारा इस तरह से बढ़ रहा है। तो अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर पाया गया इस लोकेशन पे, तो उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग कैसे मेंशन करेंगे, उसको बोलेंगे कि ये v वेलोसिटी से जा रहा था और उसका जो हाइट है या फिर उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो ये। सो y कोऑर्डिनेट अपने को ऊपर की तरफ नजर आएगा, v ऊपर की तरफ नजर आएगा। अब हम ये लोग इक्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट मोशन एक्सेलरेशन का केस है। तो अगर हमको v लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at, दैट्स इक्वेशन।
सो ये इक्वेशन हम लगा सकते हैं। अच्छा, v को कैसा लिखना, v तो हमको पता करना होता है, तो v पॉजिटिव आएगा इसका मतलब है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, v नेगेटिव आएगा इसका मतलब ये डाउन साइड के मोशन में है, कौन से मोशन में है ये अपने को पता चल जाता है। तो दिस इक्वेशन वी कैन अप्लाई। अच्छा, जहां पर v का मतलब v रहेगा, u का मतलब u रहेगा जो यहाँ पे दिए गए, व्हाट विल दिस a बी? तो आप देखोगे a जो है वो डाउनवर्ड है, सो हम यहाँ पर a यूज करने वाले हैं, a की वैल्यू हम यूज करने वाले हैं -g, सो a विल बी -g। वाई -g यू कैन थिंक ऑफ, क्योंकि a जो डायरेक्टेड है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस सिंपली ये बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन जो है y डायरेक्शन में प्लस y पर नहीं है बल्कि -y पर है, तो a को हम -g से रिप्लेस कर देते हैं, सिंपल है। सो अगर आप रिप्लेस कर दोगे तो फिर ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? दिस इक्वेशन विल बिकम v इज इक्वल टू u माइनस gt, सो यू कैन कॉल दिस इज वन इक्वेशन। और वर्टिकल मोशन के लिए एक इक्वेशन बन गया, स्पेशल इक्वेशन हो गया। फिर अगर अपने को पोजीशन निकालना है y, तो सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट की जगह ये y पॉजिटिव है इसलिए इसको लिखेंगे y, x की जगह पर हम लोग y लिख रहे हैं, u इज u, t इज t, a की जगह फिर से -g लिखना है तो ये बनेगा माइनस हाफ g t स्क्वायर। So this will be the equation second for vertical motion। और ये दो इक्वेशन आप रखते हो तो अपना काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो थर्ड इक्वेशन थी, आपको पता है थर्ड इक्वेशन वाज नॉट अ न्यू इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन वाज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पर ये जो थर्ड इक्वेशन आती है, दिस इज नॉट न्यू, दिस इज बाय कंबाइनिंग दिस टू। इसका मतलब अगर हमारे पास केवल ये दो इक्वेशन हो तो अपना काम बनता है, इसको भी हम ड्राइव कर सकते हैं, इसको भी ड्राइव कर सकते हैं। तभी आप देखो ना कि फर्स्ट केस में भी हमको दो इक्वेशन मिलता है, सेकंड केस में भी दो और थर्ड केस में भी दो। इसका मतलब दो इक्वेशन मिलने से अपना काम हो जाता है, क्योंकि मोशन में अपने को चाहिए क्या? अपने को ये वेलोसिटी चाहिए, पोजीशन चाहिए, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर हमने वेलोसिटी निकाल लिया, पोजीशन निकाल लिया। अब अपने को हर मोमेंट पर पार्टिकल कहाँ पर है ये पता चलता रहेगा, और हर मोमेंट पर पार्टिकल किस वेलोसिटी से चल रहा है वो पता चलता रहेगा। आप चाहो तो थर्ड इक्वेशन भी लिख सकते हो, फोर्थ इक्वेशन भी लिख सकते हो, बट टू विल बी सफिशिएंट। कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद अब इनका यूज कैसे करना होता है क्वेश्चन पर क्वेश्चन, वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज होंगे उनको बना लेंगे। ऑब्वियस क्वेश्चंस में क्या आएंगे? ऑब्वियस क्वेश्चन में ये आएगा कि कितना मैक्सिमम हाइट तक गया, मैक्सिमम हाइट तक जाने पे कितना टाइम लगा, वापस आने में उसको कितना टाइम लगा, वापस आने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हुई। इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे ये ऑब्वियस क्वेश्चंस है। अगर आप लिखना चाहो तो थर्ड इक्वेशन भी लिखोगे। थर्ड इक्वेशन कैसा लिखा जाएगा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह -g रखोगे तो आएगा -2gy। ये आपके लिए थर्ड इक्वेशन का काम कर देगी। फोर्थ इक्वेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट लिखना हो तो y किसी nth सेकंड में लिखना चाहोगे तो y किसी nth सेकंड में आएगा u माइनस जी बाई टू, क्योंकि a को -g लिखना था, सो g बाई टू 2n माइनस 1 आ जाएगा। दैट्स फोर्थ इक्वेशन। सो जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन केस थे उसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया और डायरेक्टली उसको यूज कर लिया। अभी आप बेसिक समझ रहे हो, एक बार ये बेसिक समझ जाते हो तो जो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सबको आप यहीं से रिलेट करोगे। आप इनिशियल वेलोसिटी पता करोगे, डायरेक्शन फिक्स करोगे, अकॉर्डिंग टू दिस ए को यूज करोगे, फिर इक्वेशंस बन जाएंगी, उन इक्वेशन को फिर सॉल्व करोगे। यहाँ पर आइडियल कंडीशन है, हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि विंड नहीं ब्लो कर रहा है, दैट मीन्स आपका बॉल इधर नहीं जा रहा है, क्योंकि आप जानते हो विंड ब्लो करेगा तो कहीं और डायरेक्शन में भी जा सकता है। आपने वर्टिकली आप थ्रो किया है, किसी एंगल पे थ्रो नहीं किया है, एंगल पे थ्रो करोगे तो 2 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा, एक्स में भी जाएगा वाई में भी जाएगा, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। तो अभी हम लोग केवल स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं 1D की। आपने कुछ लिखा हुआ है, आपने लिखा इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन व्हाई यू रिप्लेस v विद y और जस्ट फॉर सेपरेटिंग द टू? v को y से रिप्लेस नहीं किया है, y इज डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो y इंडिकेट कर रहा है वो डिस्प्लेसमेंट को कर रहा है, x को हमने y से रिप्लेस किया है। हाँ, so y is displacement from the initial point, or you can call it as a position,
पोजीशन या कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हो, तो y इंडिकेटिंग पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इनिशियली हमने 0 पकड़ा हुआ है, तो x को हमने y से रिप्लेस कर दिया है। इन इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 में केवल एक ही चेंज लाया मैंने, एक को -g से रिप्लेस किया है, और डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन को हम x ना लिख करके y लिख रहे हैं। y इसलिए क्योंकि हम y वर्टिकल डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए y कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल में जब चलते हैं तो x कोऑर्डिनेट यूज करते हैं। और ये जो मैंने सिचुएशन बनाया है वो किसी t टाइम का बनाया है, तो t टाइम पर इसकी वेलोसिटी v है, इसका लोकेशन y है। ओके, सो y इज पोजीशन, v इज वेलोसिटी, g की वैल्यू कितना यूज करेंगे? g की वैल्यू जब कभी आएगा तो हम 9.81 यूज करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 आप यूज कर सकते हो, बट मोस्टली हम लोग 10 यूज करेंगे क्योंकि 10 सिंपलर होता है और ये अप्रोक्सीमेटली ट्रू होता है, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज्यादा कैलकुलेशन पे इंटरेस्ट नहीं लेना होता है। सो अप्रोक्सीमेटली हम इसको 10 यूज करेंगे, जब कभी आएगा उसको 10 यूज करेंगे, जब तक क्वेश्चन बोलता नहीं कि 9.8 यूज करो। या फिर कॉमन सेंस भी यूज करेंगे, अगर कभी हमको डेसिमल्स में नंबर्स दिए गए हैं तो फिर हम इसका ख्याल रखेंगे, फिर हम इसको डेसिमल में यूज करेंगे। अदरवाइज रफली हम लोग 10 यूज करके जो क्लोजेस्ट आंसर आएगा उसको मार्क कर देंगे। ओके, सो लेट्स हैव सम बेसिक आंसर्स। बेसिक आंसर्स में जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है, मैक्सिमम हाइट, आप लोगों को फॉर्मूला भी पता होगा, उसका प्रूफ भी हो जाएगा कि कितना मैक्सिमम हाइट तक जाने वाला है। सो अगर आपने पार्टिकल को थ्रो किया, आपको उसी पिक्चर को याद रखना है। ये ग्राउंड है और मे बी रूफ और मे बी एनी फ्रॉम एनीवेयर यू कैन थ्रो इट। ये आपका ऑब्जेक्ट था, पार्टिकल था, आपने थ्रो किया इनिशियल वेलोसिटी u से, t इक्वल टू 0 से, तो ये ऊपर जाएगा और g की वैल्यू जो है वो डाउन साइड होगी। g की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है, g इज नेवर नेगेटिव, क्योंकि g की वैल्यू 9.8 होती है। कई बार स्टूडेंट को ऐसा लगता है g नेगेटिव लेना है, g पॉजिटिव लेना है। g इज ऑलवेज अ नंबर एंड g इज ऑलवेज दिस नंबर 9.8 or 10. g is never negative, right? What can be positive or negative? a, तो a के आगे हमने क्या लगाया है? माइनस, तो a की वैल्यू नेगेटिव है, दैट मींस एक्सेलरेशन नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि ये पॉइंट आउट डाउनवर्ड को पॉइंट कर रहा है। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए क्या करना होगा? आप देखो किस तरह से हम लोग एप्लीकेशन करते हैं, वो आपको समझ में आएगा। अच्छा, मैक्सिमम हाइट निकालना है, इसको हम लोग किसकी वैल्यू निकालनी है? हमारे पास दो अननोन्स हैं, एक तो v निकालना हमको आता है और दूसरा y निकालना हमको आता है। y का मतलब इसका कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट यानी हाइट। सो अगर आपको मैक्सिमम हाइट निकालना है, दैट मींस व्हिच क्वांटिटी हैज टू बी कैलकुलेटेड, v और y। तो आप बोलोगे y, और y की हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। सो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम y की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारा मैक्सिमम हाइट आ जाएगा, बिकॉज y इज इंडिकेटिंग रिप्रेजेंटिंग हाइट। तो कई बार y को हम लोग h से भी इंडिकेट कर लेते हैं, बिकॉज y हाइट को इंडिकेट कर रहा है। सिंस y इज रिप्रेजेंटिंग height of the particle at any time t, then we can say maximum height will be equal to maximum value of y. Then maximum height, जिसको हम लोग कैपिटल एस से लिखेंगे, will be equal to maximum value of y. तो अगर हमने y की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिया, अपना काम हो गया, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y मैक्सिमम हाइट को इंडिकेट कर देगा और अपने को मैक्सिमम हाइट बताना है। फिर आपको रिकॉल करना पड़ेगा कि आपके पास y का एक्सप्रेशन है, तो आप बोलोगे यस, y का एक्सप्रेशन अपने पास है, सेकंड इक्वेशन। तो इस सेकंड इक्वेशन को यूज करके y को मैक्सिमाइज करते हैं। तो अपने पास क्या है? y इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ध्यान से ऑब्जर्व करो कि ये एक रिलेशन लिखा हुआ फंक्शन है,
जिसमें y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जब हम लोगों ने फंक्शन रिलेशन पढ़ा था उसी का यूज कर रहे हैं। y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम वेरिएबल है और y वेरिएबल है। टाइम बदलता है, y बदलता है, क्या नहीं बदलता है? u आपको गिवन होगा, जो वैल्यू उसने स्टार्टिंग में दे दिया वही रहेगी, फिर वो चेंज नहीं करेगा। g की वैल्यू नहीं बदलती है, हाफ नहीं बदलता है, तो इसका मतलब u और g कांस्टेंट है, t आपका वेरिएबल है। जब कभी कोई फंक्शन दिया होता है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना अपने को आता है, तो हम वहां से भी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं मैक्सिमा मिनिमा का यूज करके। कैसे? अगर हमको y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हम लोग लिखेंगे फॉर y max, what to do? First of all, you will differentiate it and put it 0. So you start from here, differentiate it. जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको लिखना होगा d अपॉन dt ऑफ y। y का मतलब हुआ ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, दैट्स y। इसकी वैल्यू क्या रखनी है? 0। ना डिफरेंशिएट करते हैं, u कैसा है? कांस्टेंट, हम लोग अभी बात कर चुके हैं। t का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, माइनस हाफ g कैसा है? कांस्टेंट। t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस t आ जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे तो अपने को पता चलेगा कि इसकी वैल्यू आ रही है gt इज इक्वल टू u। बेसिकली अपने को ये पता चल रहा है t की जो वैल्यू है वो u बाई जी है। यहाँ पर आप देखोगे किस तरह से मैथ्स फिजिक्स के आंसर्स देता है। तो मैथ्स से हम लोग ये जानते हैं कि मैक्सिमाइज करने का क्या तरीका होता है। तो उससे हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया और 0 किया, अपने को t की वैल्यू मिला। ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला भी बन गया। कैसे? मैं बताता हूँ। ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि एट दिस टाइम हाइट विल बी मैक्सिमम, एट दिस टाइम हाइट विल बी मैक्सिमम। इसका मतलब अगर ये t इक्वल टू 0 से चला था तो ये जो टॉप मोस्ट लोकेशन है यहाँ पर कितना टाइम हो रहा होगा? यहाँ पर टाइम हो रहा होगा u बाई जी। सो हम ये भी बता सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में उसने कितना टाइम लिया। सो दैट इज u बाई जी। u बाई जी के टाइम पर इसकी हाइट मैक्सिमम हो जाएगी। दैट्स व्हाट इट सेज। सो अब क्या करना है? आपको वेरिएबल मिल गया, अब इसको वापस इस पे सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो y की आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू विल बिकम मैक्सिमम हाइट। हम लोग मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसलिए h की वैल्यू क्या हो जाएगी? h की वैल्यू हो जाएगी y की मैक्सिमम वैल्यू। y की मैक्सिमम कब आएगी? जब t की वैल्यू u बाई जी हो जाएगा। सो दैट विल बी u इंटू u बाई जी माइनस हाफ g t स्क्वायर। t स्क्वायर का मतलब हुआ u बाई जी का स्क्वायर। Now, if you simplify it, you can write it like u square by g minus u square by 2g. So from here, you can simplify this h is coming as u square by 2g. तो अपने को एक फॉर्मूला और निकल के आया, h की वैल्यू u स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। देखो इसके वैल्यूज आपको पता हो सकते हैं, ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता हो सकते हैं। आपको अटेंशन किस बात पे देना है? आपको अटेंशन इस बात पे देना है कि हाउ वी कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव लर्नड। आप एप्लीकेशन पे जितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे उतना ही आप एक क्वेश्चन को कई तरह से कर सकते हो। आपने एक सजेशन दिया, वी कैन आल्सो यूज फर्स्ट इक्वेशन वेयर v इज इक्वल टू 0 परफेक्टली। अपने को पता है कि ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होता है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर सकते हैं और वेलोसिटी को 0 प्लेस करेंगे तो आपको t की वैल्यू मिल जाएगी। दैट मीन्स इस लोकेशन पे पहुंचने का टाइम पता चल जाएगा u बाई जी। उसको हम लोग मैक्सिमा मिनिमा से भी यूज कर सकते हैं। तो कैसे? कोई अपने को बताएगा नहीं कि कौन सा यूज करना है, बट वी नीड टू रियलाइज कि ये y की मैक्सिमम वैल्यू है और y का एक्सप्रेशन तो अपने को पता है। सो कैन वी गो फॉर मैक्सिमा? यस, वी कैन गो फॉर मैक्सिमा। कैन वी फाइंड द टाइम व्हेन इट बिकम्स मैक्स? यस। कैन वी फाइंड व्हाट इज द मैक्स हाइट? यस, वी कैन फाइंड आउट। सो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हो गए। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर बाई 2g। कितना टाइम लगेगा इसको अप साइड तक जाने पर? u बाई जी, दैट मीन्स u बाई जी टाइम लगता है इसको ऊपर तक जाने में, और मैक्सिमम हाइट इतना होता है। आप फर्स्ट इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, एब्सोल्युटली निकाल सकते हो, और वहां से निकाल करके भी t मिल जाएगा। t को वापस इसी पे रख दोगे तब भी यही आंसर आ जाएगा। कॉपी कर लीजिए, मैक्स हाइट आ गया और ऊपर जाने का टाइम भी आ गया। सो कितनी, अब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा हाउ लॉन्ग इट गोज अप, तो अब बोलोगे u बाई जी टाइम तक चलता है।
यू आपको पता होगा, जी आपको पता रहता, आपका आंसर आपके साथ होगा। एक और फॉर्मूला के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कितने टाइम के बाद वापस आएगा। तो जितने टाइम के बाद वापस आएगा उतने टाइम तक ये हवा में था, एयर में था, और जब तक पार्टिकल एयर में रहता है उसको हम फ्लाइट कहते हैं। तो टोटल टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। सो नेक्स्ट पॉइंट is time of flight. So time of flight is the time up to which it remains in air. इसको कैपिटल टी से इंडिकेट करते हैं। जिस तरह से मैक्सिमम हाइट को हम लोग कैपिटल एस से इंडिकेट करते थे, उसी तरह से इसको हम लोग कैपिटल टी से इंडिकेट करेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है। टाइम ऑफ फ्लाइट आपने लिखा फॉर मैक्स हाइट थर्ड इक्वेशन विल आल्सो बी यूजफुल। मैक्सिमम हाइट के लिए यस यस यू कैन डू इन एन नंबर ऑफ इट, दैट्स गुड पॉइंट। थर्ड इक्वेशन आपको बहुत जल्दी आंसर दे देगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होता है, 0। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जैसे ही आपने 0 प्लेस किया तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। y की वैल्यू कितना आ जाएगा, u²/2g। वही आंसर आ जाएगा, परफेक्टली करेक्ट। सो आपके पास इक्वेशंस ये हैं, आप अपना दिमाग लगा सकते हो किस तरह से आप निकाल पा रहे हो। और इनफैक्ट आपको मल्टीपल वेज सर्च करना। जैसे यहाँ पर हाइट निकालने के लिए 3 वेज अपने को मिले। कौन सा? एक v को 0 करके फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके टाइम निकाल करके टाइम को इसमें रखना। दूसरा, जो अभी आपने बोला v को 0 रखो, डायरेक्टली आपको h की वैल्यू पता चल जाएगी। तीसरा, by going with this integration, this calculating the maximum value. Now all three methods are important, but अगर आपको तीनों पता होंगे तो डेफिनेटली आप कौन सा करना चाहोगे? आप थर्ड इक्वेशन वाला करना चाहोगे। द रीजन बीइंग, ये आपको बहुत जल्दी आंसर दे देगा। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं है। v को 0 रखो और h की वैल्यू निकाल दो, y की वैल्यू निकाल लो। बट एज अ लर्नर आपको सारे मेथड्स को सोचने की कोशिश करनी है। कुछ मैं बताऊंगा और कुछ आपको कनेक्ट करना है। यस, सो दैट्स आल्सो करेक्ट। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए भी आप इस तरह से थिंकिंग को लगा सकते हो कि आपको टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ये वापस कितने टाइम के बाद आने वाला है, ये अपने को पता करना है। तो एक पार्टिकल को यहाँ से आपने थ्रो किया था और ये ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद ये रिटर्न होता है। अब आपको रिटर्निंग वाला स्टोरी देखना है कि वापस आ गया, जहां से चला था वहां पर वापस आ गया। t=0 से चला था और ये किसी t=T पर वापस आया। Can you suggest which equation is going to be useful for us to find this t time? Or what should be the condition? तो कंडीशन पता करने के लिए हमको ये पता करना होता है कि पार्टिकल के सिचुएशन में है, क्या पार्टिकल की हमको वेलोसिटी पता है, क्या पार्टिकल का हमको डिस्प्लेसमेंट पता है, क्या पार्टिकल का हमको कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट पता है, वाई कोऑर्डिनेट, व्हाटएवर, एनीथिंग दैट यू नो अबाउट दैट पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, उसको यूज करना होता है। अब आप देखो कि अगर हम y=0 से चला आया था, यस 2t भी बोल सकते हैं, लेकिन आप देखो हमने y=0 से चला आया था, तो इस मोमेंट पर भी क्या y=0 पर आ चुका है? यस, आ चुका है। इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि हमारा y कोऑर्डिनेट 0 हो जाना चाहिए। तो जब ये रिटर्न करके वापस आएगा तो वहां पर y मस्ट बी 0। y मस्ट बी 0। इसका मतलब y 2 बार 0 होता है। कब? जब वो स्टार्ट हुआ था, दैट मीन्स t=0 पर, और जब वो वापस आया तो। नाउ मैथ्स फिजिक्स का बहुत सपोर्ट करता है दैट, या फिर ऐसा बोलो कि मैथ्स जो है फिजिक्स के सारे आंसर देने की कोशिश करता है। आपको पता चला कि y 2 बार 0 होने वाला है, एक तो इनिशियली और एक फाइनली। तो जब कभी आप y=0 को सॉल्व करोगे टाइम के साथ, तो आप पाओगे टाइम के 2 आंसर्स आएंगे। 2 आने ही पड़ेंगे, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। 2 आंसर्स आएंगे, एक 0 आएगा और एक दूसरा टाइम आएगा। तो जो दूसरा टाइम आएगा वो ये टाइम हो जाएगा। सो अगर हम कंडीशन लगा पाते हैं मैथ और इक्वेशंस में यूज कर पाते हैं, देन यू विल सी कि हमको जो फिजिकली फीजिबल आंसर्स हैं वो हमको मिलते हैं। सो जब हम y को 0 करेंगे और t को यूज करना चाहेंगे, t को पता करना चाहेंगे, तो आप बोलोगे t की 2 वैल्यूज हमको मिलने वाली हैं। एक वो मिलेगी जो हमको पता है ऑब्वियस थी, एक वो मिलेगी जो हमको नहीं पता है
जिसको हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अब आपको y को t के साथ यूज करना है। नाउ कम बैक टू द इक्वेशंस कलेक्शन, दीज आर द इक्वेशंस कलेक्शंस। इसमें y t के साथ रिलेटेड है सेकंड इक्वेशन में, तो आप सेकंड इक्वेशन को यूज कर लो। तो आप बोलोगे एज पर द सेकंड इक्वेशन विच वाज y इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इन दोनों को आपस में यूज करते हैं। जैसे आप यूज करोगे देन यू विल फाइंड कि जीरो की वैल्यू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। आप चाहो तो यहाँ से t कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा u माइनस जी बाई टू इंटू टी इज इक्वल टू 0। अब ये दो का प्रोडक्ट है, तो दो का प्रोडक्ट होने का मतलब या तो t की वैल्यू 0 होगी या फिर ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये 0 हो जाएगा। ब्रैकेट वाले को जब सिंप्लीफाई करोगे तो t की वैल्यू 2u बाई जी आ जाएगी। इसका मतलब आपको दो वैल्यूज मिली, एक तो t इक्वल टू 0 मिला जो कि एक्सपेक्टेड था, मिलना भी चाहिए और उसको एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा जो मिला वो अपने को बताएगा कितना टाइम लगा, तो ये हमारे लिए कैपिटल टी बन जाएगा। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से जो टाइम ऑफ फ्लाइट है t, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स u बाई जी। ये काफी स्टैंडर्ड है फॉर्मूलाज, ये अपने को फ्यूचर में कई बार यूज करने हैं, और जब कभी हम लोग यूज किया करेंगे तो उसके बारे में इतना डिटेल में नहीं बात करेंगे, डायरेक्टली यूज कर लिया करेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 2u बाई जी है। निकल करके आ गया 2u बाई जी। अच्छा, आपने देखा कि अगर t इक्वल टू 0 से यहाँ से चलता है तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने में कितना टाइम लिया इसने, u बाई जी, और टोटल यहाँ पर आने में कितना टाइम लिया, 2u बाई जी। इसका मतलब इसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगा। सो अगर ऊपर जाने का टाइम देखोगे तो u बाई जी टाइम लगा, वापस आने में कितना टाइम लगा, वापस आने में भी u बाई जी टाइम लगा। इसका मतलब टाइम ऑफ असेंट, अगर इसको हम बोलते हैं t1 टाइम लिया इसने ऊपर जाने में, t2 टाइम लिया डाउन साइड आने में, देन यू विल फाइंड कि इसको अप साइड जाने का टाइम और डाउन साइड जाने का टाइम बराबर होता है। सो अगर ये t1 t2 टाइम्स हैं तो हम लोग ये क्लेम कर सकते हैं कि t1 एंड t2 दे आर इक्वल and they are equal to u by g. That means time of ascent and time of descent both are equal. So पार्टिकल को ऊपर जाने का टाइम और पार्टिकल को नीचे आने का टाइम बराबर होता है, बराबर होता है। जबकि जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा होता है तो क्या बता सकते हो कि एक्सेलरेट हो रहा था या रिटार्ड हो रहा था? When particle was moving up, whether that was accelerating or retarding. तो उसको डिसाइड करने का आपके पास तरीका है। When this particle was moving up, it was retarding. Good, because A was downside. When this particle was coming down, it was accelerating because velocity and A, they were in the same direction. So it was retarding in the upward direction and accelerating in the downward direction. And both durations were having the same time. So that's an important point. इसको आपको याद रखना। Time of ascent is equal to time of descent. Okay. Quickly एक एग्जांपल कर लेते हैं न्यूमेरिकल, अपना काम हो जाएगा। एक छोटा सा और पॉइंट है, आपसे पूछ सकता है कि जो वापस आया था तो उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो आप पाओगे जब वापस आएगा तो इसकी वेलोसिटी फिर से u हो जाती है, मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज अपोजिट होती है। तो जिस स्पीड से ये थ्रो किया गया था उसी स्पीड से वापस आता है। वेलोसिटीज आर नॉट इक्वल क्योंकि उनकी डायरेक्शंस अलग अलग है। ऊपर जाने के टाइम पर अपवर्ड था, डाउनवर्ड आने के लिए डाउनवर्ड होगा, बट दे विल हैव अ सेम मैग्नीट्यूड। दैट मींस उनकी स्पीड्स बराबर होंगी। कैसे पता कर सकते हैं? आपके पास कई सारे तरीके हैं। फर्स्ट इक्वेशन यूज करो, टी की वैल्यू रख दो, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में टी आ रहा है तो टी अपने को पता चल गया है। या फिर आप सेकेंड इक्वेशन में या थर्ड इक्वेशन आप यूज कर लो, थर्ड इक्वेशन में y की वैल्यू 0 कर दो। सी द थर्ड इक्वेशन, पुट द y 0। जैसे आप y 0 करोगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर हो जाएगा। दैट मींस v की वैल्यू प्लस माइनस u के बराबर होगी। तो मैग्नीट्यूड हम u बोलेंगे, डायरेक्शन अपने को पता है। सो ये ऑब्वियस पॉइंट्स होते हैं। मैक्सिमम हाइट को निकालना, टाइम ऑफ असेंट का पता होना, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पता होना, और फाइनल वेलोसिटी का पता होना। इसके अलावा कुछ और पूछेगा तो आपको वैल्यूज देगा, आप बता सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कुछ और बेटर एग्जांपल भी करेंगे। अभी सिंपली आपने बेसिक लर्न किया जो 9th 10th में लर्न किया होगा, बस उसका प्रूफ देखा है
और किस तरह से उसको सॉल्व किया गया वो बताया। अब इसके एप्लीकेशन हम लोग लर्न करेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप एप्लीकेशन लर्न करोगे आपके लिए उतना फायदा रहेगा। लेट्स से ऐसे बोलता है कि अ पार्टिकल is thrown or projected up with 20 meter per second velocity. Find छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। जी को आप 10 लेना है। नंबर 1 टाइम ऑफ फ्लाइट, obvious question. So how much the time of flight is going to be for this particle? So you got the direct formula, you can put the value, get your answer. So solve करने के लिए आपने कुछ ऐसा यूज किया होगा कि time of flight was 2u by g, 2 is 2, u is 20, g is 10, answer is 4 seconds. Good, perfect. Second, max height. How much maximum height it goes up to? 4 second आपका correct answer आ रहा है. Yeah, perfectly okay. Max height. So again, you need to pick a formula. Max height. Do you know have direct formula? Yes, direct formula. So that's called like u square upon 2g. u आपको पता है 20 का स्क्वायर कर लीजिए, 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, 20 20 में 20 कैंसिल हो जाएगा, 20 मीटर बनेगा। ओके, एक लास्ट और पूछ लेते हैं आपसे। टाइम when particle is 5 meter above the ground। आपको वो टाइम बताना है जब पार्टिकल ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर था। पिक्चर कुछ ऐसा बनाया जा सकता है कि ये पार्टिकल था, ये ग्राउंड से थ्रो किया गया, इनिशियल वेलोसिटी आपने उसको u दिया, it goes up to 20 meter, then return back in 4 second। और काफी कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे पता है, जैसे कि t इक्वल टू 0 पर अगर आपने थ्रो किया था तो जब ये वापस आया था उस समय टाइम 4 सेकेंड हो चुका है, तो दैट्स वाज टाइम ऑफ फ्लाइट। आपको ये भी पता है कि ये टोटल हाइट जो है वो 20 मीटर है, और यहाँ पर कब पहुंचा होगा, ये 2 सेकेंड में पहुंचा होगा, 2 सेकेंड में पहुंचा होगा। 1 सेकेंड आप आंसर दे रहे हो। नाउ यू सी कि आपसे पूछा, ये जो क्वेश्चन पूछा गया इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, फिर इसके बाद वो जो 4 इक्वेशन है उनको सॉल्व करना है, उनमें से किसी एक को। 5 मीटर अवे होना चाहिए फ्रॉम द ग्राउंड, 5 मीटर अप द ग्राउंड, तो जब कभी 5 मीटर पे जाओगे तो यहाँ कहीं 5 मीटर आएगा। अगर ये 5 मीटर है तो आप देखोगे 5 मीटर पर एक टाइम वो होगा जब ये ऊपर जा रहा होगा, एक टाइम वो होगा जब ये नीचे आ रहा होगा, तो अपने को 2 टाइम्स मिलेंगे, जिन 2 टाइम्स पर ये 5 मीटर पर होगा, 2 टाइम मिलेंगे। अब वो कौन से 2 टाइम है हमको दोनों पता करने होंगे। एक बात तो क्लियर है, एक तो वो टाइम होगा जब जो कि 2 सेकंड से कम होगा, क्योंकि 2 सेकंड उसको ऊपर जाने में लगे तो उसे कम रहा होगा। एक वो टाइम होगा जो 2 सेकंड से और ज्यादा होगा, 4 सेकंड से कम होगा। ऑप्शन में आपको दोनों दे सकता है और एक दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की सिंगल चॉइस है या फिर मल्टीपल चॉइस है। सो ये फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी हमारे लिए बहुत जरूरी है।
अब कैलकुलेट कैसे करना है, तो आप देखो आपको पता है क्या है, आपको उसका पोजीशन पता है, y नोन है। सो थिंकिंग इस तरह से जाना है, y कितना है अपना 5 मीटर, पता है क्या करना, टाइम। क्या आपके पास कोई ऐसा रिलेशन है जो y और टाइम को रिलेट करता हो? यस, सेकेंड इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। नाउ लेट्स प्लेस द वैल्यूज, y को 5 लिखने का, u को 20 लिखने का, t हमारा अभी अननोन चल रहा है, g को 10 रखोगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 टी स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सो व्हेन यू आर गोइंग टू सिंप्लीफाई 5 से डिवाइड कर लीजिए, सो ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इक्वल टू 0। So this is going to be the equation. When this is the equation, then you will find इसके दो रूट्स आएंगे, एक t1 आएगा, एक t2 आएगा। t1 और t2 में आप ऐसा बोल सकते हो कि एक या पहले हम दोनों एक साथ लिख देते हैं। सो हमारे पास फैक्टर करने का है, या तो आप फैक्टर कर लो, फैक्टर होना थोड़ा सा टफ लग रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, दैट मीन्स 4 के स्क्वायर 16 माइनस 4ac, 4a is 1, c is 1, डिवाइड बाई ट्वाइस a is 1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 4 प्लस माइनस रूट 12, ये 12 बनेगा। 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट 3 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब हमारे पास आ रहा है 2 प्लस माइनस रूट 3। इसका मतलब एक पहला वाला टाइम होगा, अगर इसको फर्स्ट वाले टाइम को देखें तो फर्स्ट वाला छोटा वाला टाइम होगा तो माइनस के साथ आएगा, तो फर्स्ट टाइम आएगा 2 माइनस रूट 3 सेकेंड्स, और दूसरा वाला जो टाइम आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 2 प्लस रूट 3 सेकेंड्स। ना रूट 3 की वैल्यू सभी को पता होती है, उसको रख दीजिए। तो जैसे आप उसको रखोगे तो ये आ जाएगा एक से छोटा, ये आ जाएगा एक दो से बड़ा, कॉपी कर लीजिए। ये दो अपने टाइम्स होंगे। कैसे निकाला है, आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, आंसर तो एक अलग स्टोरी है। प्रोसेस क्या होता है, आपको वाई पता है, यस, व्हाट टू फाइंड टाइम, डू यू हैव एनी रिलेशन, यस, कैन यू पुट द वैल्यूज, यस, कैन वी सॉल्व इट, यस, देन देयर विल बी योर आंसर। ओके, सो आपका टाइम भी हो गया और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इस वर्टिकल मोशन को लेकर के। आप इसको केयरफुली रिवाइज कीजिए और जो ऑब्वियस फॉर्मूलाज उनको याद रखिए। कोई डाउट हो तो क्विकली आप पूछ लेना, अदरवाइज वी कैन वाइंड इट अप। Okay, so see you tomorrow. Thank you guys. Have a great time.